या कब से स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनूं। मैंने यही रास्ता चुना है और मेरी जिंदगी का यही मकसद है। मैं अपने डैड को हराऊंगा और इस रास्ते पर चलते हुए मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे उस चीज का जरा भी अफसोस नहीं होगा। और अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो तुम भी मेंटली तैयार रहना। मैंने अगर मेरी मॉम के अलावा किसी और पर आज तक ट्रस्ट किया है तो वो तुम हो कोजाई। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी स्पेक वहाँ पर आ जाता है और फिर वो जैसे ही बाकी पर अटैक करने वाला होता है तो बाकी घूर कर स्पेक की तरफ देखता है तो स्पेक वहीं पर खड़ा खड़ा मानो जम सा जाता है। लेकिन इसी दौरान हानायामा वहाँ पर पहुंच जाता है और वो स्पेक की जबड़े को पकड़ लेता है और उसे बाकी से दूर फेंक देता है। वो बाकी और कोजाई की जान बचा लेता है और कहता है तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, तुम बाकी से दूर रहो। और अब स्पेक और हानायामा की फाइट शुरू हो जाती है। स्पेक एक जोरदार लात हानायामा के मुंह पर मारता है, उसके नाक से खून निकलने लग जाता है और अब वो अपने कपड़े उतार देता है और हम देखते हैं कि यानाहामा के बैक पर एक बहुत ही मस्त सा टैटू होता है जिस पर कई तलवारों के निशान भी होते हैं। ये जो टैटू आप देख रहे हो ये यानाहामा फैमिली के लीडर्स का एक सिंबल है और ये टैटू सिर्फ वही इंसान बना सकता है जिसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। और इस टैटू पर ये स्वॉर्ड के निशान तब आते हैं जब यानाहामा एक पूरी की पूरी गैंग के साथ अकेला ही फाइट करने पहुंच जाता है। और ये स्टोरी जानने के बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। स्पेक अपने हाथ में आने वाली हर चीज के जरिए हानायामा पर हमला करना शुरू कर देता है। कभी वो यानाहामा का जूता पकड़कर उस पर अटैक करता है और कभी वो बेंचेस को उठा उठाकर हानायामा की बैक पर मारने की कोशिश करता है। पर इन छोटी मोटी चोटों का हानायामा पर कुछ ज्यादा असर नहीं होता और वो अपने फाइटिंग चांस को अपना लेता है। ये देखकर स्पेक भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है बहुत खूब, काफी अरसा गुजर चुका है, एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिले। इतने सालों के बाद कोई ताकतवर ओपोनेंट मुझे मिला है। तुम तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह आराम से खड़े हो गए हो जैसा हाल मैंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का किया था। दरअसल स्पेक ने अभी थोड़ी देर पहले ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी को तोड़ दिया था जिसे लोग अभी बहुत ही मुश्किल से दोबारा से वापस जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही हाल अब मैं दोबारा करने वाला हूँ। और ये कहते ही स्पेक बिना सांस लिए एक के बाद एक खतरनाक अटैक करना शुरू कर देता है उस पर। वो लगातार उस पर मुक्के बरसा रहा होता है। स्पेक अपनी सांस को 5 मिनट से भी ज्यादा के लिए रोक सकता था, इसलिए वो बिना सांस लिए उस पर लगातार अटैक्स कर पाता है। पर हानायामा की स्ट्रेंथ भी कम नहीं थी, उसकी स्ट्रेंथ आम लोगों से कई ज्यादा होती है, इसलिए वो अपने दोनों हाथ आगे करके स्पेक के सारे पंचेस को ब्लॉक कर रहा होता है। और फिर जैसे ही हानायामा को रियलाइज होता है कि स्पेक के पंचेस की ताकत थोड़ी सी धीमे पड़ने लगी है, वो इस मौके का फायदा उठाकर आधे सेकंड के अंदर ही एक जोरदार पंच स्पेक के मुंह पर मारता है। ये इतना खतरनाक पंच होता है कि उसके मुंह पर पड़ते ही वो दूर जाकर गिरता है। इस तरफ पुलिस को दिखाया जाता है जो कि स्पेक की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं अरे यार ये स्पेक ने तो हमारे जेल को जैसे होटल समझ लिया है, जब मर्जी आता है जब मर्जी जाता है, क्या है ये। और रात गुजारने के बाद यहाँ से चला जाता है। हमने उसे मारने की हर मुमकिन कोशिश की है पर हमारी गोलियां भी उसके सामने फेल हो चुकी हैं। पर कोई बात नहीं, अब अगली बार जब वो आएगा ना तब देखना, बहुत ही खतरनाक तरीके से मारने वाला हूँ मैं उसे। दूसरी तरफ हानायामा स्पेक के मुंह पर एक के बाद एक जोरदार घूंसे बरसा रहा होता है और वो स्पेक से पूछता है हाँ भी आगे स्वाद, तुम्हें हार का मजा चखना था ना, लो मजा आ रहा है अब। हानायामा के पंचेस को बर्दाश्त करने की ताकत तो किसी में भी नहीं होती है, इसलिए स्पेक की हालत धीरे धीरे खराब होने लग जाती है और फिर अचानक से ही स्पेक हार मान लेता है। हानायामा ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये इतनी आसानी से कैसे अपनी डिफीट मान ली। पर हमें पता चलता है कि ये स्पेक की एक चाल थी। दरअसल उसके हाथ में 6 कारतूस होते हैं जिसे वो हानायामा के मुंह में डालकर उसका मुंह बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो गोलियां फट जाती हैं और हानायामा का जबड़ा तकरीबन आधा टूट चुका होता है उस धमाके की वजह से और अब वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होता है। पर हानायामा नीचे गिरने से पहले स्पेक के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है और इस फाइट का विनर हानायामा निकलता है। दूसरी तरफ पुलिस देखते हैं कि हानायामा ने स्पेक को बुरी तरह से पीट दिया है और उसे कॉलर से पकड़ रखा है। पुलिस हानायामा का शुक्रिया अदा करती है कि तुमने इतने खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ लिया है। पुलिस हानायामा को पहले से ही जानती थी, इसलिए वो उसकी काफी रिस्पेक्ट भी करते थे और उसे जाने देती है। और जैसे ही हानायामा वहाँ से जाने लगता है और स्पेक को गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाता है तो स्पेक पुलिस वालों पर अटैक कर देता है और देखते ही देखते उन सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है। और फिर वो सभी पुलिस ऑफिसर्स को मारकर पुलिस की गाड़ी को अपने हाथों में उठा लेता है और हानायामा पर गिरा देता है और एक रॉड के जरिए हानायामा के फेस पर अटैक करने की कोशिश करता है और उसे मारते हुए कहता है तुम्हारे पास मौका था मुझे हराने का, लेकिन तुमने इस मौके को गवा दिया। अगर जैसे मैं तुम्हें मार रहा हूँ तो मुझे इसी तरह थोड़ी और देर मारते रहते तो मैं कब का मर चुका होता। और फिर वो एक गन निकालकर हानायामा की बॉडी को गोलियों से छन्नी कर देता है। स्पेक उस पर जरा भी रहम नहीं करता और हानायामा की टांगों पर फायरिंग करनी स्टार्ट कर देता है। जब हानायामा जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है तब स्पेक उसके मुंह पर जोरदार लाते मारता है। मुझे तो लगा था कि हानायामा का खेल अब समाप्त होने वाला है, लेकिन ये तो मेरी गलतफहमी थी यार, क्योंकि हानायामा इतनी आसानी से नहीं मरने वाला था, मजाक थोड़ी है कोई। और फिर जैसे ही स्पेक ने अपनी गन निकालकर हानायामा के मुंह में डाली तो हानायामा ने, जिसका जबड़ा पहले से टूटा हुआ था, उसके मुंह में दोनों तरफ से सुराख था और उसने उस गन की डायरेक्शन को चेंज कर दिया और जो गोली उसके सर में लगनी थी वो उसके जबड़े से बाहर निकल गई। और फिर हानायामा इस मौके का फायदा उठाकर स्पेक को जमीन पर गिरा देता है और उसकी
मुंह पर लगातार